नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2 संविधान निर्माण। हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे, अरे मनीष सर आप तो रोज कहते हो कि मेरा देश का संविधान मेरी आन मेरी बान मेरी शान, मेरा देश का संविधान। अरे पर सर इस शान के बारे में, हमारी जान के बारे में आप कब पढ़ाओगे? अरे भैया आज का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के बारे में है, हमारी आन बान शान और हमारी जान के बारे में है और इस देश के गौरवान्वित संविधान के बारे में है, जिसने हमें बोलने का अधिकार दिया, जिसने हमें सरकार को दबाने का अधिकार दिया, जिसने हमें सरकार को चुनने का अधिकार दिया और जिसने हमें बिल्कुल खुली हवा में घूमने का अधिकार दिया। उसी संविधान की बात अब आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 संविधान निर्माण। सबसे पहले आप एक चीज को समझ के क्लियर कर लीजिएगा। देखो, जो संविधान का निर्माण हमारे देश में हुआ है, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं रही है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं रही है। संविधान का निर्माण क्या है, बहुत लंबे समय से ये क्या है प्रक्रिया चलती हुई आ रही है। आप सभी को क्या है ये बात पता है कि भाई महात्मा गांधी क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो चल रही है देश में। महात्मा गांधी, कांग्रेस, सभी जो संगठन क्या कह रहे हैं, पूर्ण स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब क्या है? हमारा राज होना चाहिए, सेल्फ रूल। पूरे देश पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, जनता का राज हो। तो क्या होना चाहिए? पूर्ण स्वराज होना चाहिए, मांग चल रही है। अब पूर्ण स्वराज कैसे आएगा भैया? पूर्ण स्वराज जब आएगा जब देश में हमारी कानून व्यवस्था रहेगी। स्वराज हमारा है तो कानून भी हमारा है, और कानून हमारा है मतलब संविधान तो होना ही होना चाहिए। तो इसलिए काफी समय से क्या है, संविधानों पे चर्चा चल रही थी कि हमारे देश में संविधान बनना चाहिए, संविधान होना चाहिए। पर ये जो संविधान है, अब देखो अफ्रीका में क्या हुआ था। अफ्रीका की और भारत की अगर हम लोग तुलना करते हैं तो अफ्रीका ने क्या है, नेल्सन मंडेला साहब के आजाद होने के बाद, वहां से रिहा होने के बाद, ठीक है, और वो जो रंगभेदी नस्ल का जो कानून खत्म करा, उसके बाद से उन्होंने संविधान को बनाने की सोचा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। पर हमारे साथ ऐसा नहीं था। हम लोग क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही, स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारे चल रहे थे देश में, उसी दौरान हम लोगों को महसूस हो गया था हमें क्या चीज लेनी है और क्या चीज हमें छोड़नी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हमें जब लग रहा था कि आंदोलन कहीं फेल हो रहा है, क्या कमी है भैया? हम लोगों में एकता नहीं। एकता क्यों नहीं है? क्योंकि बोले भाई डिफरेंसेस बहुत है, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये उस धर्म का है। तो बोले ये चीज मिटा देंगे ना। कब? बोले जब संविधान बनाएंगे तब। तो बोले संविधान में हम यूनिटी कर देंगे, सबको बराबर कर देंगे, सबको समान कर देंगे। बोले सही बात है, कर दो, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको पता है अंग्रेज पहले वोट का अधिकार कैसे दिया करते थे? अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ भारत की 10% आबादी को ही वोट का अधिकार दे रखा था। ये वोट का अधिकार किनके पास था भैया? जिनके पास क्या थी? प्रॉपर्टी थी, जिनके पास एजुकेशन थी, जिनके पास टैक्स देने के लिए पैसा था। सिर्फ इन लोगों को ही क्या है, वो वोट देने का अधिकार दिया करते थे। सिर्फ 10% लोग वोट दे रहे हैं हमारे देश में। तो बोले भाई वोट का अधिकार भी हम सबको दे देंगे। तो हम लोगों ने क्या है, जब आंदोलन हमारे देश में चल रहा था, उस आंदोलन से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हमने जहां जहां गलतियां हम लोग कर रहे थे इतने सालों से, हजारों सालों से जो गलतियां हम लोग दोहरा रहे थे, उन गलतियों को क्या कर दिया है, अब स्टॉपेज दे दिया और कह रहे थे कि हम संविधान में क्या कर रहे हैं, उन चीजों को डाल देंगे। तो संविधान, भारत का जो संविधान निर्माण है ना, वो एक दिन का नहीं है, वो प्रक्रिया चलती हुई आ रही है। पर जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग बनाकर तैयार करते हैं, वो 1946 से 1949 का दौर है। 1946 से 1949 का दौर है, जिस पर आज हम लोग पूरी रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक बात तो हमें यहां से ये सीखनी कि हमें आंदोलनों से काफी सीख मिली है, सबक मिली है कि हमने आंदोलनों में जो गलतियां करी है वो हम संविधान में उनको सुधार करना चाहते हैं, ठीक है। और जब हम लोग आगे संविधान को और भी ज्यादा डीप में पढ़ते हैं ना, तो कहा जाता है कि संविधान बनाते समय जो हमारे जितने भी महापुरुष थे, नेता थे, उनकी 2 इच्छाएं थी। एक तो हो क्या हो, देश को बिल्कुल पूर्ण रूप से संपन्न बनाना, और एक देश को जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से जो वर्ग पिछड़े हुए रह गए उनको समानता देना। ये 2 मुख्य संविधान के उद्देश्य रहते हैं उस समय सभी महापुरुषों के। वो काम क्या है कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है, संविधान जो है स्वतंत्रता आंदोलन से ही क्या है, एक मुख्य बात बन गई है। हम संविधान पे काम करना चाहते थे और संविधान को बनाना चाहते थे। पर ये जो काम है ये 1946-49 में जाकर के आकर होता है, और काफी लंबा समय हमें संविधान के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब आ जाते हैं
भारतीय संविधान का निर्माण भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि भैया जब आंदोलन चल रहा था ना, काफी बातें तो तभी सहमत हो गई थी। ठीक है, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठते थे, हाँ भैया ये बात होनी चाहिए, लोकतंत्र तो होना ही चाहिए देश में। फिर और कोई दो महापुरुष बैठते थे, फिर भैया नहीं नहीं यार इक्वलिटी तो होनी ही चाहिए, ये तो बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने आधी से ज्यादा बातें जो सहमति है वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के दौरान ही कर ली। संविधान सभा में तो सिर्फ उन सहमतियों पर चर्चा करी गई है, तो हमने सहमति तो आधे से ज्यादा क्या है आंदोलनों के दौरान ही कर ली कि नहीं भैया ऐसा तो होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये इसीलिए कारण कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे देश में ये परेशानियां हैं। तो अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति, मतलब पूरे राष्ट्र की सहमति पहले ही बन चुकी थी। कब? आंदोलनों के दौरान। हमारी राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था। हमारा राष्ट्रीय जो आंदोलन है, जो महात्मा गांधी आंदोलनों को चलाते जा रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, तो ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं था, विदेशी सरकार को देश में से उखाड़ फेंकने के लिए नहीं था। ये था कि भाई जो हम लोग हमारा जो संविधान चाहते हैं उसका निर्माण ऐसा होना चाहिए, ऐसा निर्माण होना चाहिए जो सबको समानता दे, जो सबको बराबरी का अधिकार दे, जो देश को लोकतांत्रिक बनाए। ऐसे काम जो है वो ऐसा संविधान होना चाहिए। तो हम सत्ता को तो खाड़ कर फेंकना चाहते ही थे विदेशी वालों की, पर हमें ऐसा देश का निर्माण करना चाहते थे जहां पर सब एक समान हो। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। देखो, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, अपने समाज को भी जगाने का काम कर रहा है। ठीक भाई, समाज को जगाने का काम यह है कि भाई एक तो आंदोलनों में जोड़ने के लिए समाज को जगा रहे हैं, भाई चलो अंग्रेजों का विरोध करो, किसान को कह रहे हैं अंग्रेजों का विरोध करो, व्यापारियों को कह रहे हैं अंग्रेजों को, तो समाज को जगा रहे हैं। और दूसरा समाज को क्या है, जो सामाजिक भेदभाव हमारे देश में हो रहा है उसके प्रति भी लोगों को जगा रहे हैं, भाई छोड़ो अभी। इसी के कारण तो हम यहां तक इतना हो चुका है। अब ये छोड़ो, ये भेदभाव छोड़ो, सब एक होकर के क्या है अंग्रेजों को भगाने पर काम हम लोग करते हैं। तो समाज को जगाने का, और उसके साथ क्या है समाज और राजनीति को बदलने, समाज और राजनीति को बदलने, राजनीति को बदलने का मतलब लोकतांत्रिक ढंग से राजनीति होगी, और समाज को बदलने का मतलब अब कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक समान होंगे, क्योंकि सब संविधान के अंडर में आ जाएंगे और संविधान सबको बराबर के अधिकार दे करके जाएगा। और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। और नए सिरे से क्या करना, हमारा देश का, जो हमारा देश का भविष्य उसे नए सिरे से गढ़ना, उसे क्या है नए सिरे से करना। देखो, जब हमारा देश आज़ाद होता है ना, 14-15 अगस्त की मिडनाइट में जब भारत आज़ाद होता है, तो जवाहरलाल नेहरू एक स्पीच देते हैं। ठीक है, संविधान सभा में स्पीच देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आज़ादी है ना, ये आज़ादी हम लोगों के लिए चुनौतियां भी लेकर के आई। खुशियां तो हैं जो हैं, पर चुनौतियां भी हम लोगों के लिए लेकर आई है। अब आप बोलोगे सर चुनौतियां कैसे? चुनौतियां ऐसे कि भैया देखो क्या हुआ, जब आज़ादी हमारे पास आई तो चुनौती भी आई। चुनौती के साथ क्या हुआ, चुनौती कैसे है, आज़ादी जब आती है, आजादी आई तो चुनौती आई। चुनौती क्या थी कि भैया अब हमारे देश का विकास हम ही करना है। अभी तक जो हमारे देश की डोर थी वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के हाथों में, अच्छा करना बुरा करना सब उनके हाथ में था। पर आज से सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है, हमारी है। हमारी का मतलब सरकार की नहीं, सरकार की तो है, उसके साथ साथ पूरी जनता की। हम जितने भी देशवासी हैं सबकी ये क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी क्या है जरूरत है कि हम लोग क्या करें, सब एक होकर के देश के लिए काम करें। तो आजादी हमारे लिए चुनौती लेकर के आई है कि भाई हम लोग क्या है एक बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण करें। और वो कब पॉसिबल होगा, वो जब पॉसिबल होगा जब हम सब एक होकर के देश के लिए काम करना शुरू करेंगे। ये बहुत फेमस स्पीच जवाहरलाल नेहरू जी की थी, जिसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। और ये स्पीच उन्होंने संविधान सभा में आजादी की उस मिडनाइट पर दी। और उन्होंने एक और बात कही थी कि आज की रात पूरी दुनिया सो रही है पर हम जग रहे हैं। कि बोला आज की रात पूरी दुनिया सो रही है पर हम जग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसी रात का तो इंतजार था। बोले 200 सालों से इसी रात का हम लोग इंतजार कर रहे थे, इसी दिन का हम इंतजार कर रहे थे कि कब ये विदेशी सत्ता हमारे देश को छोड़ करके भाग जाएगी। तो इसी बात का हम इंतजार कर रहे थे। आज पूरी दुनिया सो रही पर हम लोग जग रहे हैं, हम खुशी के कारण जग रहे हैं। ठीक है, और ये रहे हमारे बापू, जो बापू क्या है आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। और आंदोलनों के दौरान ही क्या हुआ है, संविधान की काफी बातों पर सहमति, राष्ट्रीय सहमति बन चुकी थी।
भारत के संविधान का सफर देखो। अब भारतीय संविधान का सफर ऐसा नहीं है कि भाई सीधा हमने 1946 में जाकर के ही सोचा हमें संविधान बनाना, ऐसी बात नहीं। संविधान का सफर काफी लंबा, मैंने आपको भी कहा कि आंदोलनों के दौरान ही क्या है संविधान पे चर्चा होने लगी। बीच बीच में क्या है संविधान के एक दस्तावेज भी सरकार को पेश किए गए कि भाई हम ऐसा संविधान चाहते हैं और अब आप हमें लिबरेट कर दो, आजाद कर दो, हम इसी संविधान पे काम करेंगे। तो अब हम एक एक को देखते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू, ये रहे मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने और कांग्रेस के 8 नेताओं ने मिलकर के एक संविधान, छोटा सा संविधान, एक दस्तावेज क्या है लिखा है और सरकार को पेश करा है। उसके बाद 1931 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहां पर हुआ, कराची में। और कब हुआ होगा, दिसंबर में हुआ होगा, क्योंकि आखिरी के 28, 29, 30 दिसंबर को ही क्या हो रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग्स होती है हर साल में। तो वो अधिवेशन कहां हुआ, कराची में हुआ 1931 में। एक प्रस्ताव में रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो वहां पर भी क्या है, एक डिस्कशन करा गया था कि भाई आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, किस प्रकार से आजाद भारत का संविधान में कानून व्यवस्था होगी, किन किन लोगों को अधिकार होंगे, कैसा सरकार काम करेगी, सारी व्यवस्था पर चर्चा करेगी। अब ये जो दोनों संविधान है भाई, एक तो जो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा पेश करा गया और एक कराची अधिवेशन में पेश करा गया, इन दोनों में क्या मुख्य बातें थी, इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार थे। सार्वभौम वयस्क अधिकार मतलब जो भी एडल्ट है, जो भी वयस्क मतलब 18+, जो भी 18+ है, ठीक है, उन सबको क्या होगा, अधिकार होगा किस चीज का, वोट देने का। सबको वोट देने का अधिकार होगा, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल, सबको है, चाहे आपकी जाति कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, आपका लिंग कुछ भी हो, आपका रंग कैसा हो, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, आप पढ़े हो या नहीं हो, आप टैक्स पेयर हो या नहीं हो, आप सबको क्या है, वोट देने का अधिकार होगा। शर्त होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक उम्र होगी। और जो हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हम आज फॉलो कर रहे हैं, जब वो भी बनकर तैयार हुआ था तो उसमें शुरुआत में 21 साल की उम्र थी बेटा, पर बाद में उसको घटा करके 18 साल की उम्र कर दी, ठीक है, जिससे लगा कि बच्चे 18 साल में थोड़े से क्या है ना समझदार हो जाते हैं, तो 18 साल की उम्र में वोट देने लग जाओ। सार्वभौम वयस्क मताधिकार था, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार था। भाई सबको स्वतंत्रता मिलेगी, किस चीज की, अपनी बात रखने की, अपना काम धंधा करने की, अपना घूमने फिरने की, हर बात की स्वतंत्रता हमारा संविधान देगा। समानता का अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर इस समानता का अधिकार बहुत पहले हम लोग अपना लेते ना, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी देश या कोई भी शासन हम पे लोगों को गुलाम नहीं बना सकता था, कभी हम पर आक्रमण नहीं कर सकता था। ये समानता का अधिकार अपनाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी था, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, और हम लोग इस चीज को समझ चुके थे कि समानता बहुत जरूरी है। तो समानता का अधिकार, इक्वलिटी भी सबको दी गई कि कोई जाति का बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई धर्म के बीच में भेदभाव नहीं होगा, कोई लिंग के बीच में भेदभाव नहीं होगा, पुरुष और महिला के बीच में। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात करिए। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है। देखो दो समुदायों की हम बात करते हैं, एक होता है बहुसंख्यक, और एक होता है बेटा अल्पसंख्यक। ये शब्द ऐसे मैं समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल शानदार। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। बहु का मतलब बहुत ही ज्यादा। आपने हिंदी में पढ़ोगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो जो बहुत ज्यादा है उनकी बात हम बहुवचन करते हैं। तो बहु मतलब बहुत ज्यादा, और संख्यक मतलब संख्या, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो वो बहुसंख्यक। और अल्प का मतलब क्या होता है भैया, अल्प का मतलब होता है कम। तो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या बहुत कम हो, तो जिनकी संख्या कम हो उनके अधिकारों की भी रक्षा करनी। क्यों, क्योंकि भाई जिनकी संख्या कम होगी, एक बात बताओ, उनके ऊपर तो हम अत्याचार भी कर सकते हैं, शोषण भी कर सकते हैं, मार पिटाई भी कर सकते हैं। तो उनके अधिकारों की भी क्या है, रक्षा होनी चाहिए। उनका जो कल्चर है, उनकी संस्कृति है, उनकी भी क्या है, रक्षा होनी चाहिए। जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, सब बराबर है, दोनों जो तराजू की दोनों साइड है, ये क्या है, इक्वल है, बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। मतलब सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग, सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जो दोनों संविधानों की रिपोर्ट आई, एक तो क्या है मोतीलाल नेहरू जी ने जो पेश करा वो, और एक कराची अधिवेशन में जो कांग्रेस के नेताओं ने बनाया वो, दोनों में क्या थी, ये सभी बातें समान थी। और मतलब 1928 के दौर से ही हम लोग क्या है मान करके चले थे, ऐसा संविधान हमारे आजाद भारत का होगा। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। तो जो बड़े बड़े नेता थे उन सभी की क्या है, संविधान सभा में बैठने से पहले ही क्या है, इन सभी बातों पे जो बुनियादी मूल्य हैं, ऐसे मूल्य होने चाहिए हमारे संविधान में, हमारे देश में, तो उन सभी पे क्या है, पहले से ही सहमति बन चुकी थी। हाँ भैया ऐसा तो होना ही होना चाहिए।
भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग 10 का 10 अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। देखो अब ये बात आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये भारत सरकार कानून है क्या, इस चीज को आप थोड़ा सा देखो। देखो क्या हुआ था 1600 में ना, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ब्रिटेन का एक व्यापारिक समूह है, जो क्या है वहां की महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर के आता है कि मैम हमें क्या है भारत में व्यापार करने की परमिशन चाहिए, आप एक लेटर पर साइन कर दो। वो साइन कर देती है, वो यहाँ करके यहाँ के राजा को दिखाते हैं और भारत में आकर के व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है। वो 1600 में क्या है भारत आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक जो सारा काम भारत का संभाल रही है ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही है। 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी होता है, मतलब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है। ये 1757 में प्लासी का युद्ध भी क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ठीक है, भारत के लोगों के साथ ये होता है, बंगाल के नवाब के साथ। 1764 में फिर होता है बक्सर का युद्ध, 64 में होता है बक्सर का युद्ध, तो ये भी क्या है, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। जब 57 में प्लासी का युद्ध, 64 में बक्सर का युद्ध जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, तो जो वहां पर बैठी सरकार, मतलब ब्रिटेन में बैठी सरकार, ब्रिटेन में बैठा राजा रानी क्या है, थोड़ा सा डर जाते हैं। डर किस बात का है कि यार ये लोग तो क्या कर रहे हैं, व्यापार तो कर ही रहे थे, व्यापार सब तो ये राजनीति भी करने लगे। भैया व्यापार से ही तो राजनीति भी करने लग गए हैं। व्यापार तो क्या है भाई, तुम अपना काम लो, पैसा दो, पैसा लो, काम खत्म करो। ये लड़ाई करना है वहां पे, बंगाल को अपने कब्जे में लेना, उस जगह को अपने कब्जे पे लेना, ये कहां का राज है भैया। व्यापार को राजनीति करने लगे, ये बात तो गलत है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। तो राजनीति करने का काम तो हमारा है, ठीक है। तो ब्रिटेन के लोग कह रहे, जो नेता है वो कह रहे भाई राजनीति करने का तो हमारा काम है, तुम क्यों कर रहे हो। हाँ, ये व्यापार करो, व्यापार के लिए भेजा था। तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा डर बैठ जाता, क्योंकि वही कल को ये इंडिया पर राज कर लेंगे तो कौन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो हमें रेवेन्यू कौन देगा, रेवेन्यू मतलब राजस्व जो एक टैक्स के रूप में दिया जाता है वो, तो बोले वो हमें कौन देगा। तो ये क्या करो, इन पे थोड़ा सा कंट्रोल लगाओ, लगाम लगाओ। तो लगाम लगाने के लिए क्या है, सरकार चार्टर एक्ट लेकर के आती है। चार्टर एक्ट क्या है, जो कि वहां की सरकार जारी करती है और किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल करा जाता है। 1773 से वो एक आना शुरू हो जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे पहले आता है। और 1773 से आते आते फिर 1857 में बहुत बड़ा मुद्दा भारत में होता है, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। ये 1857 की क्रांति तक क्या होता है, पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार सारे के सारे खत्म कर दिए जाते हैं। और 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, इसको क्या है, बाहर कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हटा दिया जाता है, और उसके बाद 1858 से सीधा और सीधा किसका राज चलने लग गया है, राजा रानी का, किसका, क्राउन का राज चलने लग गया। राजा रानी का राज चलना मतलब वहां की सरकार का राज चलना, वहां के सबसे बड़े हेड का राज चलना। आप कोई कंपनी नहीं, कोई व्यापारिक समूह नहीं, अब सीधा राजा रानी का राज है। तो ये तो इतने दिन व्यापार कर रहे थे, पर अभी तो राजनीति करेंगे, इनका तो काम ही राजनीति करना है, तो ये तो राजनीति करना है। तो ये बोला ठीक है, ठीक, 1857 के अंदर बोले नहीं ये गलत है, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया है, अब कोई बात नहीं, अब हम आ गए, कोई भारत के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, अब हम लोग भारत में आ गए। तो 1857 में राजा रानी का रूल लगने के बाद 1858 के बाद क्या है, जो भी कानून भारत में आए उन्हें कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब क्या है कि अब हम भारत की भी सरकार हैं, क्या है, भारत की भी सरकार है, तो भारत की सरकार के लिए जो कानून है, भारत की सरकार ने जो कानून जारी करे हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो उसी तरीके से क्या होता है, 1935 में भी एक कानून आता है जिसे हम कहते हैं 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या 1935 भारत सरकार का कानून। इस कानून में क्या है, काफी चीजें होती है। तो फेडरल सिस्टम की बात होती है, फेडरल सिस्टम या संघवाद की बात होती है, मतलब जो है देश के लिए अलग सरकार और राज्यों के लिए अलग सरकार बेटा। तो बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं होती है 1935 के इस कानून में, जो कि सच में अच्छी होती है, बेहतर होती है, उसमें कोई बुराई बात नहीं होती है। तो 1935 के कानून का काफी कुछ भारत के संविधान में लिया गया है। देखो एक बात आप मुझे ये बात बताओ, जो चीज है वो है लोकतंत्र, लोकतंत्र ही है, ठीक है। आप लोकतंत्र कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, तो लोकतंत्र तो लोकतंत्र ही है, आपको उसे एडप्ट करना पड़ेगा, आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। संघवाद है तो संघवाद ही है। देखो मैं आपको बताऊं, जो ब्रिटेन के लोग हैं या जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो प्रशासनिक कार्य है वो बहुत अच्छा है। वहां पे सरकारों का वर्किंग करने का काम है, जो अधिकारी है उनका वर्किंग करने का काम है वो अच्छा है। तो उसी बेस पे हम लोगों ने क्या है 1935 के कानून को
काफी जो चीजें हैं वो हम लोगों ने ले ली हैं, और उसको ऐसी बात नहीं है ऐसे उठा के ही ले ली, पूरी चर्चा हुई है संविधान सभा में। अभी हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा होती थी, घंटों घंटों तक चर्चा होती थी उस पर। उसका पूरी तरह से इंडियनाइजेशन करा है, भारतीयकरण करा है उसका, कि भाई भारत के हिसाब से वो काम चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसे क्या है कि भाई फेडरल सिस्टम है, संघवाद है, तो संघवाद कहता है भाई एक सरकार केंद्र के लिए और एक सरकार राज्य के लिए, और दोनों के पास बराबर की पावर रहेगी। पर भारत ने क्या करा है, बोले केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, पर हम थोड़ी सी ज्यादा शक्तियां केंद्र को देंगे। ठीक है, तो पूरे चर्चा करने के बाद जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं भारत का संविधान तो पूरा क्या है, कॉपी करा गया, कॉपी नहीं करा गया बेटा, पूरी इसकी चर्चा करी गई है, बहुत गहन चर्चा उस पर हुई है, और उसका पूरा क्या है, इंडियनाइजेशन करा है कि ये जो सिस्टम है वो इंडिया में किस तरीके से लागू किया जा सकता है। जैसे कि मौलिक अधिकार है, अब मौलिक अधिकार तो भैया वहां पर भी है, अमेरिका में भी है, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो वहां पर भी है, पर वहां के ऐसे कैसे उठा के हमने थोड़ी लगा दिए कि हाँ भाई लो लगा दो, नहीं, उन पर चर्चा हुई। भैया हमारे यहाँ पे कास्ट के आधार पर डिफरेंस है, तो कास्ट के आधार पर क्या करो, ये खत्म करो, छुआछूत को खत्म करो। हमारे देश का अनुच्छेद 17 कहता है संविधान का कि भाई क्या है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का खत्म करना है। छुआछूत करना ही क्या है, अब गैर कानूनी हो गया, कानूनी अपराध हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, हमने पूरा इंडियनाइजेशन करके ही किन्हीं कानूनों को अपनाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई थी, और होनी भी नहीं चाहिए। भैया आज अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप में कोई अच्छी क्वालिटी, तो मैं क्यों ना अपनाऊं यार, अपना सकता हूं ना, क्या बुराई। आपने मुझ पे कितने ही शोषण कर रहे हो, आपने मुझ पे कितने ही जुल्म कर रहे हो, कुछ भी करा हो, वैसे तो नहीं करोगे आप, काजू कतली आओ, ठीक है, कुछ भी करा, पर अच्छी क्वालिटी तो अपना सकता हूं ना मैं। कोई थर्ड पर्सन है, वो कुछ कितना भी खराब इंसान क्यों ना हो, पर उसमें अगर कुछ अच्छा गुण दिख रहा है तो मैं अच्छा तो बना सकता हूं ना, क्योंकि मुझे दूसरों से मतलब नहीं, मुझे तो खुद को बेटर बनाना है, और जब खुद को बेटर बनाना है तो भाई मैं कुछ भी अपना सकता हूं। तो हमें बेटर बनाने के लिए हमने उसको क्या है भाई, जैसे अब आज एक है भाई, जैसे आप है, आपकी क्लास का जो टॉपर है यार, वो है ना, वो क्या है 6 घंटे पढ़ता है दिन के। हाँ यार बात तो सही, मुझे भी पढ़ना चाहिए। ये क्या है, ये कॉपी करने वाली बात। हाँ भाई 6 घंटे पढ़ना चाहिए, पर यार वो तो 6 घंटे रात को पढ़ता है, मेरे से रात को जगह नहीं जाता है। मैं दिन में पढ़ूंगा, सुबह उठ करके 3 घंटे पढ़ूंगा, दोपहर में 2 घंटे पढ़ लूंगा, शाम को 1 घंटा पढ़ लूंगा। ये क्या कर रहा है, आपने अपने हिसाब से उसको ढाल दिया। उसी प्रकार से क्या है, कानून दूसरी जगह से है, पर उसका हमने इंडियनाइजेशन करा बच्चों। भैया आपने भी तो कॉपी करा यार, वो 6 घंटे पढ़ता है, हाँ तो भैया वो अच्छी बात है ना, लो ना उसको अपने आप में भी कह रहे उतारो। वो 6 पढ़ता, तुम 8 पढ़ो, वो 1 घंटा सामाजिक पढ़ता, तुम 2 घंटे पढ़ो। ठीक है, तो यही काम क्या है, इसी प्रकार से भारत के संविधान का भी हुआ। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, जो फ्रांस में क्रांति हुई उसके बाद संविधान आया, उसके आदर्शों को अपनाया। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, तो मैंने क्या कहा कि जो वेस्ट की कंट्री है, जो पश्चिम के देश है, उनका क्या है, काफी हद तक क्या है, अच्छा सिस्टम है कामकाज करने का, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो काफी अच्छा है, तो उनको भी हमने अपनाया है। और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित है, तो अमेरिका के अधिकार है उनकी सूची से भी हम काफी प्रभावित हुए हैं, तो वो भी हमने अपनाया। तो अब हम आ जाते हैं संविधान सभा पर, कि संविधान सभा कैसे बनी, क्या है। देखो संविधान सभा क्या है, जिसने संविधान बनाया है वो है संविधान सभा। अब पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करो क्या है। तो संविधान सभा के लिए क्या है, 1946 में, 1946 का जो जुलाई और अगस्त, इन महीनों में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। 1946 जुलाई अगस्त तक क्या है, चुनाव कराए जाते हैं। अब चुनाव क्या है, डायरेक्ट नहीं है। क्या हुआ है, चुनाव कैसे हुए हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमें जो बात ध्यान रखनी है, प्रांतीय असेंबलियां, जो प्रांतीय असेंबलियां है, प्रांतीय जो असेंबलियां है, प्रांतीय असेंबली का मतलब क्या है, जो स्टेट में जो असेंबली है, जो हर राज्य के लिए कानून बनाने की बात कर रही है। ठीक है, मैंने बोला 1935 के कानून में क्या है, फेडरल सिस्टम आ चुका था, देश के लिए सरकार और राज्यों के लिए सरकार, राज्यों के लिए बाकी प्रांतीय। तो वहां पर क्या है, देश के लोग भी हैं और वो जो विदेशों का तो है नेतृत्व, तो वो तो है। तो प्रांतीय असेंबलियों में क्या है, प्रांतीय असेंबलियों के लोगों ने क्या करा है, संविधान सभा के सदस्यों को चुना है।
सदस्य को चुना है। भाई आज जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार है, तो बिहार है, बिहार की प्रांतीय असेंबलियां है, जो वहां के लोग क्या करेंगे, उनको चुन लेंगे। हाँ भाई ये लोग क्या है, यहाँ से संविधान सभा में जाएंगे। ठीक है, ये लोग क्या है, यहाँ से संविधान सभा में जाएंगे। जैसे कि आज राज्यसभा के लिए हमारे लिए क्या है, जो स्टेट की जो असेंबलियां होती है, विधानसभा जिसे हम कहते हैं, वो लोग चुन करके राज्यसभा में भेजते हैं। उसी प्रकार का सिस्टम उसमें रखा गया था। तो 1946 के जुलाई अगस्त में क्या है, चुनाव कराए जाते हैं और प्रांतीय असेंबलियां चुनती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को चुन रहे हैं, तो सदस्य चुन लिए जाते हैं। सदस्य वहां पे पहुंच गए। अब 1946 के बाद जब चुनाव होने के बाद क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की कितनी हुई है, पहली बैठक हुई है। और इसमें कितने मेंबर्स है भैया, इसमें 389 मेंबर्स क्या है, इसमें इलेक्ट होकर के आए हैं पूरे देश में से। और जब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं 1946 तक, तो ये पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर सब कुछ हमारा है। कश्मीर तो आज भी हमारा ही है, ठीक है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमारा था, ठीक है, और हो सका तो वो भी कभी ले ही लेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग होती है, पहली मीटिंग होती है, और 389 मेंबर्स क्या है, सिलेक्ट होकर के वहां पर जाते हैं। अब इस 389 मेंबर्स में क्या है, जैसे एक तो मुस्लिम लीग है, तो वो क्या है, रिजेक्ट करती है मीटिंगों में को अटेंड नहीं करती। क्यों नहीं कर रही है, वो कह रही है हमें तो अलग राष्ट्र चाहिए, हमें तो दूसरा देश चाहिए, ठीक है, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। बोले ठीक है भाई, आपको पाकिस्तान चाहिए, जो वो मीटिंगें अटेंड नहीं करती है, ठीक है। उसके अलावा रजवाड़े होते हैं, रजवाड़े वो जगह होते हैं जहाँ पे राजा राज कर रहे होते हैं। तो राजवाड़े भी क्या है, कभी आते थे, कभी नहीं, बोले नहीं हम क्यों आए, ऐसा वैसा, तो बहुत सी मुद्दे उसमें चल रहे थे। 389 क्या है, टोटल सिलेक्ट हुए। उसके बाद जब क्या हुआ, 1947 में जब पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो विभाजन को आप समझिएगा कि विभाजन परिस्थिति क्या बताना चाहता है। 1947 में क्या हुआ, विभाजन के समय अंग्रेजों ने क्या करा है कि ये पूरा भारत था, ये पूरा हमारा जो भारत है, ये पूरा क्या है, भारत है। अब उन्होंने क्या करा, दो टेरिटरी, दो सीमाएं क्या है, पाकिस्तान को दी है। एक तो ये जो आज वाला पाकिस्तान है, ये भी क्या है, भारत पाकिस्तान को दे दिया, ये हमारा ही था। तो ये जो वाला पाकिस्तान है, ये उस समय क्या कहलाया, ये कहलाया पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिम पाक। और ये जो आज का बांग्लादेश आपको देखने को मिलता है ना मेरे साथियों, ये जो बांग्लादेश है, ये भी उस समय क्या था, पाकिस्तान ही था। और ये क्या करा गया, इसको कहा गया पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाक, ठीक है। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, मतलब क्या करा गया, उन्होंने दो टेरिटरी, दो सीमाएं किसको दी हैं, पाकिस्तान को दी है। एक पश्चिमी पाकिस्तान की और एक पूर्वी पाकिस्तान की। तो अब जो लोग यहां से सिलेक्ट होकर के संविधान सभा में गए थे, वो तो पाकिस्तान के हो गए। जो यहां से संविधान सभा में सिलेक्ट होकर के गए थे, वो पाकिस्तान के हो गए। तो जब ये दोनों पाकिस्तान के हो गए, तो भैया यहाँ पर मेंबर तो कम होंगे ही ना। मेंबर तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मेंबर कम होंगे। तो ये 389 में से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 299 मेंबर्स हमारे पास बच गए। कितने बच गए, 299, 299 मेंबरी सदस्य हमारे पास बच गए। 389 में से 90 जो सदस्य हैं वो इधर पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। और बाद में फिर इसको तो हम लोग इसको भी बांग्लादेश बना देते हैं, ठीक है। 1971 में, कब, 1971 में ये क्या बन जाता है, जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सदस्यों की संख्या क्या है, कम हो गई, 389 से 299 संख्या हो गई। अब जब संविधान बनने की बात आई, तो संविधान का काम फिर आगे प्रगति की और अग्रसर होता है, प्रगति होती है, उसमें फिर जल्दी जल्दी काम करते हैं। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। संविधान जब बनकर के तैयार हो जाता है, तो उस पर पूछा जाएगा कि भाई कितने लोगों ने उस पर साइन करा था, तो बता देना साइन 284 ने ही करा था। सदस्य 299 थे भारतीय संविधान सभा में विभाजन के बाद, पर साइन कितनों ने कराया, सिर्फ 284 ने करा है। तो ये बात भी हमें याद रहनी चाहिए। और टोटल समय हमें कितना लगा है संविधान बनने में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय क्या है, हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाने में लिया है। अब अगर आप ये सोचते हो कि और इतना ज्यादा समय, भैया आप देखो 9 दिसंबर से लेकर के 47 तक का समय तो वैसे ही खराब हो गया। कभी मुस्लिम लीग नहीं आ रही है, कभी विभाजन की चिंता हो रही है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, बेचारों मारा जा रहा है, कट रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उसकी चिंता किसने हैंडल करी, आप लोगों ने करी है क्या?
या जो लोग ये कहते हैं कि संविधान सभा ने काफी समय लगाया संविधान बनाने में, उन लोगों ने करी? इन्होंने तो करी है विचारों ने, इन्हीं महापुरुषों ने तो करी है। उन लोगों को बचाना किसने काम करा है? इन्हीं महापुरुषों ने करा है। और जब ब्रिटिशर्स आजाद करके जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत की संविधान सभा ही क्या है? भारत की पहली संसद है। जब तक संविधान बनकर के तैयार नहीं हो जाता, जो भी कानून बनाने हैं वह यही संविधान सभा बनाएगी। तो कभी कानून बनाने के लिए मिल रहे हैं, कभी संविधान बनाने के लिए मिल रहा है, दो काम संभाल रहे हैं। जो देश के रजवाड़े अलग होने की बात कर रहे हैं, नहीं हम तो भारत में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के पास जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, उसको संभालने के काम कौन कर रहा है? हमारे महापुरुष कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करा है। हाँ, इतने काम थे उस समय, और इतनी दुख भरी स्थिति में हम लोगों को क्या है, लोगों को उस समय महापुरुषों को काम करना पड़ रहा था। ये समय कोई ज्यादा है क्या बच्चों? हाँ, 2 साल 11 महीने कोई 18 दिन है क्या? कोई ज्यादा है? इतने समय में उन्होंने इतनी समस्याओं के साथ ही पूरा संविधान तैयार करके दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान में भारत के संविधान को कहता हूं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान को जब 1992 में बनना शुरू हुआ तो 8 साल लग गए ऑस्ट्रेलिया के संविधान को बनाने में। हाँ, और आप कहते हो कोई दिक्कत भी नहीं थी, हमारे तो याद इतनी दिक्कतें थी। तो 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान बना है। 26 नवंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और ये कब से मनाने लगे भैया? 2015 से मनाने लगे। 2015 में सरकार ने बोला कि हर 26 नवंबर को हम लोग क्या करेंगे? संविधान दिवस मनाएंगे। 2015 ही क्यों सिलेक्ट करी? क्योंकि 2015 के बाद 2016 में क्या है ना, बाबा साहब अंबेडकर कौन है भैया? हमारे संविधान के निर्माता हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें हम लोग कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, तो बाबा साहब अंबेडकर की 216 में 125वीं जयंती थी, 125th एनिवर्सरी थी, 125वीं जयंती बाबा साहब अंबेडकर की थी। इसलिए सरकार ने कहा कि 2015 में बाबा साहब अंबेडकर की याद में हम लोग क्या है, हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 26 नवंबर को क्या है, तो संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। और ये लागू किस दिन हुआ? ये संविधान लागू हुआ भैया 26 जनवरी 1950। 1950 को ये लागू हुआ। और हर 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं भैया? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे संविधान की पूरी जो है शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट गाथा मैंने आपको बताई है कि किस प्रकार से चुनाव होते हैं, किस प्रकार से संविधान सभा काम करती है, कैसे सदस्य कम घट जाते हैं, कितने साइन करते हैं, ठीक है, कितना समय लगता है, और कब हम संविधान दिवस मनाते हैं और कब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आ जाते हैं पूरा संविधान सभा पे। मैंने पूरा प्रैक्टिकल आपको बता दिया, अब थ्योरेटिकल पे आ जाते हैं। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। तो जो जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल, तो हमने जनप्रतिनिधि तो चुने थे भाई, जिनको चुना गया है तो उन्होंने चुने, प्रांतीय असेंबलियों ने चुने, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों ने चुने हैं। तो क्या है, जिनको हमने चुनकर भेजा है, जो संविधान नामक दस्तावेज लिखेगी उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? संविधान सभा कह रहे हैं। जैसे कि आपको एक पिक्चर दिख रही होगी और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बोल करके स्पीच दे रहे हैं, अपनी लोग बता रहे हैं संविधान सभा को हमें ये काम अब आगे करना है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। तो मैंने आपको बता दिया जुलाई अगस्त तक चुनाव चलते हैं, और 9 दिसंबर को, इसको आप पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा, वैसे मैंने आपको वहां पर भी बता दिया, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग क्या है, कराई जाती है। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। तो 2 हिस्सों में बंट गया। कब बटा भैया? 1947 में भारत पाकिस्तान बंट गया। जब बंट गया तो क्या है, सदस्य कम हो जाएंगे। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। तो जो पाकिस्तान वाले हिस्से में आ गए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, वो लोग पाकिस्तान की संविधान सभा की तरफ हो गए, और जो भारत की संविधान सभा में आ गए वो भारत की संविधान सभा में हो गए। ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड था कि भाई वो कौन सी संविधान सभा में रहकर के काम करना चाहते हैं। मैं जैसे आप लोगों को बताता हूं कि जब तक 1946 में तो बंगाल भारत का हिस्सा था, जो कि हम लोग क्या है, पूर्वी पाकिस्तान बना करके बांग्लादेश को दे दिया। तो वो समय, उस समय क्या थे, बाबा साहब अंबेडकर बंगाल से चुन करके चले गए थे। अब जब विभाजन हुआ तो भैया वो तो पाकिस्तान की तरफ चला गया, और डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे नहीं, मैं तो भैया मैं देश का था, हूं और रहूंगा, मुझे तो मैं देश में ही चाहिए। तो उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, हट गए वहां से। फिर उनको बॉम्बे की प्रांतीय असेंबली से चुनकर के भेजा गया। बॉम्बे उस समय पूरा एक प्रांत था बेटा, पूरा एक राज्य था, उसको वहां से उनको चुन करके क्या है, भेजा गया, और उनको संविधान सभा में बिठाया गया। क्यों? क्योंकि उन जैसा ज्ञानी व्यक्ति उस समय पूरे भारत में नहीं थे। आप ताजुब करेंगे कि 299 लोगों में से अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान कोई थे तो डॉक्टर अंबेडकर थे, उनके बाद कोई था तो BN राव थे।
ठीक है, उन डॉक्टर अंबेडकर को लॉ में भी ज्ञान था, कानून का भी ज्ञान था, इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान था, पॉलिटिक्स का भी ज्ञान था, और सामाजिक भेदभाव क्या होता है वो तो उन्होंने बिल्कुल नजदीकी से महसूस करा। तो उनको बोल दिया गया भैया सबको, भैया कुछ भी हो जाए डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आने चाहिए। इसलिए भैया बंगाल की सीट से हटा करके डॉक्टर अंबेडकर को क्या है बॉम्बे की सीट से भेजा जाता है। इसलिए कहता हूं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दाढ़ेगा। आप शिक्षा ग्रहण करो, आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। दुनिया कहेगी यार उस वही ये काम कर सकता, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, चाहे आपकी जाति कुछ ही हो, धर्म कुछ ही हो, लोग झुकेंगे आपके आगे। वो कहते हैं ना दुनिया झुक सकती है, झुकाने वाला चाहिए। ठीक है, तो संविधान सभा इस प्रकार से बढ़ गई। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, ये बात हम लोग कर चुके हैं। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया, पूरा बिल्कुल काम कंप्लीट हो गया हमारा। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो मैंने आपको 26 नवंबर 1949 को बता दिया है कि हम लोग क्या है संविधान दिवस मना रहे हैं। ये हमारा भारत का संविधान है, ये हमारा भारत का संविधान है। और आज भी हमारे संविधान को बिल्कुल एक ऐसे पैक करके रखा हुआ है, बिल्कुल संभाल के हमारे सरकारों ने रखा हुआ है, क्योंकि संविधान हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ और पवित्र ग्रंथ है। अब आ जाते हैं हम लोग सवालों की तरफ। ठीक है, जो आज के वीडियो से हमारे जुड़े सवाल हैं। ये तो गड़बड़ हो गई, अगर सभी बुनियादी बातों पहले ही फैसला हो गया तो संविधान सभा बनाने का क्या औचित्य था। बात तो दिमागदार वाली करिए। ठीक है, ये आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर भैया ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, सारे के सारी बातें अगर पहले ही डिसाइड कर ली तुम लोगों ने, तो फिर संविधान सभा का औचित्य क्या है, क्या मतलब है संविधान सभा का। तो बिल्कुल जानते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत एक लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा था। भैया भारत एक लोकतांत्रिक देश बनने, तो सारा काम लोकतंत्र के हिसाब से भी तो होना चाहिए ना। भाई हमने तो डिसाइड कर लिया, पर भैया पूरा सबके पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भी तो काम होना चाहिए। अतः यह जरूरी था कि नीचे से ऊपर तक सभी वर्गों के विचारों समस्याओं को समझा जाए तथा बहस एवं चर्चा द्वारा उनके लिए निर्धारित नियमों में सुधार किया जाए। तो क्या हो, पूरी चर्चा हो, पूरा डिस्कशन हो सबके साथ, और उसी हिसाब से क्या हो हमारा संविधान बने, इसीलिए संविधान सभा बनाई गई। अतः मूलभूत चीजों पर फैसला हो जाने के बावजूद संविधान सभा का गठन किया जाता है। सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहां दी गई ये सभी जानकारियों को पढ़े। आपको ये जानकारी खटस्थ करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत कर। देखो आपके एनसीईआरटी के बुक में पेज में लास्ट में हर महापुरुष के बारे में छोटी छोटी डिटेल दी हुई है कि भाई जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है तो इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनके मुख्य मुख्य क्या काम है। जैसे पहले गृह मंत्री बनते हैं, पहले डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उप प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसी हर सभी महापुरुषों के बारे में दी हुई जिन्होंने संविधान सभा में मुख्य रोल अपना निभाया है। तो उनके बारे में डिटेल्स दी हुई, वो आप लोग जरूर पढ़िएगा बेटा, वो छोड़िएगा मत। ठीक है, वो आप छोड़िएगा मत। और सभी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो आप सभी याद करिएगा, कंठस्थ याद कर लो। ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है बेटा, बिल्कुल उसे कंठस्थ याद कर लो। तो उनके बारे में जानते हैं। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेस ही नहीं थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो कांग्रेस के नहीं थे। भैया उस समय क्या था, कांग्रेस का दबदबा था, कांग्रेस का दबदबा था, और जो ज्यादा सदस्य थे ना वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के थे। तो पर बहुत से ऐसे भी थे जो कांग्रेस के नहीं थे। तो कौन कौन था, वल्लभ भाई जावर भाई पटेल। तो वल्लभ भाई जावर भाई पटेल 1875 से 1950 तक। ठीक है, तो जो वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, वो कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, ऐसी बात नहीं, पर हो सकता है कि कांग्रेस में कहीं क्या हो, उनके साथ विवाद रहा हो। ठीक है, तो उस कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्षधर नहीं थे, तो बापू के पक्षधर थे वो। ठीक है, तो हो सकता है इसलिए कांग्रेस का में उनका नाम नहीं लिया जाता। जयपाल सिंह 1930 से 1970, भीमराव रामजी अम्बेडकर 1891 से 1956। डॉक्टर अंबेडकर तो कभी कांग्रेस के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, उन्होंने तो हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट में ही अपने विचार रखे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1953 तक। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के क्या है नेता थे, और वो भी थोड़े से कांग्रेस के विपक्ष में ही थे। तो ये कुछ ऐसे नेता है जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के सदस्य थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने पूरे आंदोलन में कांग्रेस का साथ दिया है, पर हो सकता है कि कहीं उनके जो पक्ष हो वो पूरी तरह से कांग्रेस से नहीं मिलते हों, तो इसलिए हमने नाम जोड़ा। सभा में समाज के अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व बिल्कुल था। वल्लभ भाई जावर भाई पटेल किसान सत्याग्रह के नेता थे। तो देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो क्या है, किसानों के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। अब्दुल कलाम आजाद धर्मशास्त्री, अरबी के विद्वान, तो धर्मशास्त्री थे। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष, तो जयपाल सिंह आदिवासी समाज हो गए। भीमराव रामजी अम्बेडकर सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक तथा जाति विभाजन एवं जाति आधारित असमानता के प्रखर विरोधी थे।
तो डॉक्टर अंबेडकर क्या थे कि एक तो क्रांतिकारी चिंतक थे, किसके, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, और जाति आधार पर जो भी भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के थे, तो ये हिंदू महासभा के नेता थे। तो सभी समुदायों के, सभी धर्मों के लोगों को क्या है, प्रतिनिधित्व मिला है। हमारी संविधान सभा पे एक सवाल उठाया जाता है कि भैया क्या है कि जो भारत की संविधान सभा थी वो हिंदू डोमिनेंट संविधान सभा थी, उसमें ज़्यादा हिंदू थे। तो उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जवाब देते हैं, बताते हैं कि हमने कितने हिंदू समुदाय के लोगों को लिया है, कितने मुस्लिमों को लिया है, ठीक है, हिंदू धर्म में भी कितने अनुसूचित जाति दलित समाज के लोगों को लिया है, कितने आदिवासी हैं, कितनी स्वर्ण जाति के लोग हैं, सभी को हमने प्रतिनिधित्व दिया है। पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, तो सभी को प्रतिनिधित्व हमारी संविधान सभा में मिला था। सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी, भैया अलग अलग सदस्य थे, सबकी सोच अलग थी, क्योंकि सब कोई किसानों के लिए काम कर रहा है, कोई दलितों के लिए काम कर रहा है, कोई आदिवासियों के लिए काम कर रहा है, कोई किसी के लिए काम कर रहा है, तो सबकी सोच भी अलग थी। राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी, जी.सी. दुर्गाबाई देशमुख, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, तो ये सब उन्हीं लोगों के नाम बताएं। सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। तो इसी के साथ क्या होता है, जो आज का हमारा लेक्चर है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। आप लोगों को आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, और अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और बाकी बिल्कुल कोरोना महामारी को तो फैलाइए नहीं, और हमारे जो वीडियोस है उनको बिल्कुल आग की तरह फैला दो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।